Hello guys, welcome back to my channel. So today I would be discussing about reproductive health which is the chapter 4 of your NCERT. So पहले मुझे पता नहीं था कि ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है. सो आई जस्ट चेक्ड कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में है या नहीं, एंड आई फाउंड इट देयर इन द सिलेबस. सो आई वुड बी डिस्कसिंग दिस कंप्लीट चैप्टर इन दिस वीडियो. तो एक ही वीडियो के अंदर मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी. सो कीप वॉचिंग इट टू द एंड, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप एक रीडिंग के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इस चैप्टर में. सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. अलॉन्ग विद दैट शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर studying in the same class and who need explanation of this chapter. Okay, so many people are there who are asking me to explain this chapter in detail. So in this video I would be trying my best to explain each and every concept that is in this chapter. So without wasting much time, let us start with the video. सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है. वाई इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वील स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ WHO which says reproductive health means complete well-being, पूरा का पूरा well-being of all aspects of reproduction, that is physical, social and emotional. ठीक है, जो भी फिजिकल, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं रिप्रोडक्शन के, उनका पूरा संपूर्ण वेलबींग जो होता है दैट इज़ एक्चुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो इंडियन नेशनल वाइड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम जो है, इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लिया नेशनल लेवल पे, और वो लिया गया 1952 में, जिसमें एक प्रोग्राम बना जिसको फैमिली प्लानिंग नाम दिया गया, which was focused to attain complete reproductive health as a social goal. तो इस फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है इसका मेन फोकस जो था, इट वाज टू अटेन कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल. मतलब पूरी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छी तरीके से स्थापित करना इसका मेन गोल था. उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आए जिन्हें RCHC बोला जाता है, और ये फैमिली प्लानिंग से थोड़े बड़े लेवल के प्रोग्राम्स थे which were dedicated in creating awareness among people regarding major reproduction related aspects, providing facilities and building a reproductively healthy society. So they were working on a larger scale compared to family planning, because family planning के अंदर इतने सारे एक्शन प्लान्स नहीं थे जितने ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर आए, जिसमें रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट किया गया, फैसिलिटीज़ दी गई जिससे कि आप रिप्रोडक्शन को एक बेटर लेवल पर ले जा सके, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके और रिप्रोडक्शन को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे सके. ठीक है, जिससे कि आपकी सोसाइटी जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बन सके. ओके, सो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी हमारी सोसाइटी के अंदर. प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा ये थी कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी. ठीक है, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि उनको दे डिडंट टेक इट सीरियसली. ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस होती थी. सो ड्यूरिंग द चाइल्ड मैरिज मैटरनल एंड नेटल बोथ वर एट अ रिस्क. ओके, मदर एंड चाइल्ड बोथ वर एट अ रिस्क. उसके बाद बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस थे जिनको क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी था. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है. इलीगल अबॉर्शंस, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी. ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो कि 15 to 24 ईयर्स के एज ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा देखा जाने लगा. ठीक है, सो दिस इज़ द एज ग्रुप टू विच यू पीपल बिलोंग. ठीक है, सो STDs आर वेरी कॉमन इन दिस एज ग्रुप. सो वी विल डिस्कस अबाउट STDs ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो स्ट्रैटेजीज़ क्या अपनाएंगे. स्ट्रैटेजीज़ में सबसे पहला था एजुकेटिंग पीपल, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ नहीं जानते लोग. ठीक है, और उनको अवेयर किया गया, इंक्रीज़ की गई उनके अवेयरनेस को. और सोशल इश्यूज़ जैसे कि सेक्स अब्यूज़ हुआ या फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गए या फिर रेप्स हो गए, तो इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया.
ठीक है, क्योंकि लोग इन सब चीज़ों के लिए दे वर वेरी साइलेंट अबाउट सेक्स अब्यूज एंड द क्राइम्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स. सो पीपल वर लाइक इन अ it was a taboo in our society. So this taboo was to be lifted off, okay, because people need to talk about it, otherwise this thing would turn into a very ugly thing. सो स्ट्रैटेजीज़ में एजुकेशन एक बेसिक चीज़ लेके आई गई जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने ऑडियो, विजुअल और प्रिंट मीडिया की मदद ली और लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया. आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि टीवी पे काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जो कि कहते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए बारे में बोलते हैं, और जो कि प्रॉपर फैमिली प्लानिंग को मेंटेन करके रखते हैं उनको इंसेंटिव्स देने के बारे में बोलते हैं, उनको बेनिफिट्स देने के बारे में बोलते हैं. उसके बाद आप एजुकेशन अगर के फील्ड में आए, आप स्कूल में आए, सो सेक्स एजुकेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन the school curriculum. You are studying about this sex education in this particular video. You are having a chapter in your NCERT textbook which is a initiative to implement sex education in your school curriculum so that the kids become aware about the pros and cons, and they would be educated about the myths and misconceptions so that they would be very aware and would be prevented from making any mistake. Okay, because sexual well-being is a part of a human being, so that has to be maintained, and that can be maintained only when the human being is properly aware and well educated about itself. Okay, about its reproductive organs, about the working of its reproductive organs, about the processes that it exhibits. Okay, so that is being done by sex education. आपको इससे पहला चैप्टर बताया गया जिसमें आपने पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, पूरे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा. सो यू आर बीइंग मेड अवेयर, okay, because you are going to take your life to a next level today or tomorrow, so you should be aware about it. एंड उसके बाद डिस्करेज पीपल फ्रॉम बिलीविंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस. जो लोग आपके स्कूल्स नहीं गए तो उनको मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस काफ़ी सारे पता है, तो उनको उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उनको डिस्करेज किया जाता है कि आप ऐसी बातों में ना आएँ. सो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, या कुछ फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कुछ एजुकेटेड एल्डर्स आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. उसके बाद आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया जाता है, प्रेग्नेंट मदर केयर के बारे में बताया जाता है, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड बताया जाता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैक्टेशन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जाता है, और बॉय और गर्ल चाइल्ड में इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए भी लोगों को एजुकेट किया जाता है. Because people in India differentiate a lot between a girl and a boy child, especially in the backward societies of our country. So people need to be made educated about this very thing. Then strategies के अंदर अवेयरनेस इंक्रीज करने में आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बताया जाएगा. ठीक है, पीपल आर मेड अवेयर अबाउट दीज डिसीजेस, किस तरह से होते हैं, कैसे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, और अगर इफ़ यू गेट इनटू दिस डिसीज़, सो व्हाट आर द वेज that you can get treatment. Okay, so adolescent and related changes, body में काफ़ी सारे changes आते हैं when you reach adolescent puberty. So उन changes के बारे में बताया जाता है. Boys have different changes, girls have different changes. So you are made aware about those changes. Safe and hygienic sexual practices are being introduced to people which who are basically sexually active. सो उनको अवेयर किया जाता है सेफ़ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया जाता है, और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है इन केस ऑफ कपल्स हु आर इनफर्टाइल और आर अनेबल टू कंसीव. सो दे आर बीइंग मेड अवेयर अबाउट द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स विच वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से होती हैं, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट. उसके बाद हम पॉपुलेशन, डेमोग्राफी और सेंसस के बारे में बात करते हैं. तो डेमोग्राफी इज़ बेसिकली स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी एक स्टैटिस्टिकल स्टडी को डेमोग्राफी कहा जाता है. उसके बाद आता है सेंसस. सेंसस एक प्रोसीजर होता है जिसमें सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ डन. ठीक है, सिस्टमैटिकली ह्यूमन पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, और सेंसस हर 10 साल में किया जाता है. सो लास्ट सेंसस जो था 2011 में कंडक्ट किया गया था.
पहला सेंसस जो था 1871 में कंडक्ट किया गया था, और जो 2011 का सेंसस था इट वाज द 15th सेंसस, जिसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो 1.2 बिलियन थी। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 1900 में पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज 2 बिलियन which became 6 billion in 2000 and in 2011 it was 7 billion। 2021 के अराउंड शायद आपका 16th सेंसस भी आ जाएगा। सो यू नो what would be the world population, it would be obviously near about 10 billion around, okay, about 10 billion भी हो सकती है, और आप because of corona it can be less than 10 billion also, okay, so it is just an assumption, okay, मैं बिल्कुल exact नहीं बता सकती आपका, I am just assuming कि 2021 में जो आपका सेंसस आएगा it would be नियर अबाउट हैविंग अ पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बट कोरोना हैज़ समवॉट स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। अब रीज़न फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या है सबसे ज़्यादा, एक बेसिक वे में मैं अगर बताऊँ कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि लाइफ को सेव करने के लिए जो फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई या फिर आपके पास लग्जूरियस फैसिलिटीज़ जो आपकी लाइफ को एक अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द डेथ रेट, डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का सबसे बड़ा रीज़न डिक्लाइन होने का ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज विच आर बीइंग डन दे आर डन इन प्रॉपर ट्रेन्ड डॉक्टर्स गाइडेंस, इन द ट्रेन्ड डॉक्टर्स by they are done by the trained doctors, okay, इसी वजह से there is a decline in the maternal mortality rate also। पहले क्या होता था, mostly in the case of villages, the mother was made to deliver the child inside the house, जहाँ पे कोई proper स्टरलाइजेशन नहीं होता था, वहीं पर घर का सब कुछ है, लोग आ रहे जा रहे हैं, देयर वॉज नो स्टरलाइजेशन, देयर वॉज नो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और प्रॉपर मेथड के थ्रू आपका बेबी डिलीवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन्फेंट और मदर जो थे दे वर बोथ एट रिस्क। सो क्योंकि अब प्रॉपरली हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हर जगह पर, जिसकी वजह से प्रॉपर केयर में जो बेबी है वो बॉर्न होता है, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मटरनल मोर्टेलिटी रेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल रीचिंग रिप्रोड्यूसिबल एज, काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त रिप्रोड्यूसिबल एज में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देयर इज़ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब स्टेप्स क्या ले सकते हैं, ठीक है, तो स्टेप्स में सबसे पहले मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज, जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि वो स्मॉलर फैमिलीज को बढ़ावा दें, ठीक है। हम दो हमारे दो इज़ द स्लोगन दैट यू मस्ट हैव सीन ऑन द टेलीविजन मैनी टाइम्स। आफ्टर दैट married couples or the people who are in the reproducible age, जो reproduce करने की age में हैं, they should be made aware about the contraceptive methods available, which we would be discussing in this very video. After that, increasing marriageable age, girls के लिए 18 years होनी चाहिए और boys के लिए 21 years होनी चाहिए कि है। Girls should be married by 18 years and boys by 21 years. By that time, they are much aware about the things that are related to the reproduction, okay, and they are in a better state of mind to take decisions better for themselves. उसके बाद government has planned for certain incentives to be given to families having less children, okay, to the couples with smaller families, उनको incentives दिए जाते हैं, उनको benefits दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग motivate हों कि वो smaller families को ही बढ़ावा दें। Contraceptives के बारे में बात करते हैं अब। Contraceptives are basically effective in the prevention of pregnancy, okay, if you are having an intercourse, so you can use contraceptives which will avoid pregnancy, okay. So ideal contraceptive क्या होता है, it is easily available, it is user friendly, it has least side effects and should not interfere with the sexual drive or act or desire of a person. So that is the features of an ideal contraceptive. सो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितने तरह के होते हैं, 7 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन बीइंग नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल,
Then comes the barrier, which are physical barriers, oral contraceptives, intrauterine devices जिनको IUDs बोलते हैं, injectables, implants and surgical methods. So we will discuss about them one by one, starting with the natural traditional methods, जिनमें सबसे पहला आता है periodic abstinence. So couples avoid coitus or intercourse on 10th to 17th day of menstruation, during which ovulation is expected. So 10 to 17th डे के दौरान ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होती है. अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, सो यू वुड बी नोइंग दैट दिस इज द फर्टाइल विंडो, दिस इज द फर्टाइल पीरियड ड्यूरिंग विच द एग इज रिलीज्ड एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड कपल्स अवॉइड कोइटस और इंटरकोर्स और इंसेमिनेशन. Then comes the coitus interruptus. So that is basically avoiding insemination or release of sperms inside the female reproductive tract, so that there won't be any chance of meeting of male and female gamete. Then comes the lactation amenorrhea, which is basically a process कह सकते हैं या ऐसा मानना कह सकते हैं that during intense lactation after parturition menstruation doesn't happen, due to which chances of contraception are zero. तो ये बात बिल्कुल सही है, बट दिस कैरीज ऑन ओनली अप टू 6 months आफ्टर पार्चुरेशन. आफ्टर गिविंग बर्थ लैक्टेशन एमेनोरिया इज कंटिन्यूड ओनली टिल 6 months. सो ट्रेडिशनल मेथड्स के चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं. और लैक्टेशन एमेनोरिया के बारे में जैसे हमने बात की अभी कि इट लास्ट ओनली फॉर 6 months आफ्टर पार्चुरेशन. बर्थ देने के जस्ट 6 महीने बाद तक ही यू कैन कैरी ऑन विद दिस thing. Okay, कि there won't be any menstruation, so you can do insemination and there won't be any fertilization. Then comes the barriers. So barriers का basically काम क्या होता है? To prevent the meeting of sperms and ovum, and this meeting is being prevented with the help of some physical barriers. So these physical barriers are basically first type is the condoms, which can be used by both male and female. So they are barriers made of latex या फिर rubber. They are made of latex or rubber. They are used to cover penis in the case of male and cervix in the case of female. So the famous brand of condoms that are being used in India is Nirod. Then comes the diaphragm, cervical caps या फिर whorls. They are inserted into the cervix during coitus, so as to avoid the meeting of male gamete with the female gametes. So these barriers can be used along with spermicidal creams, jellies and foams to increase the efficiency of these barriers. So benefits क्या होते हैं इन barriers के, especially if we talk about the condoms, they are very effective in preventing fertilization. ठीक है, बहुत ज़्यादा effective method है ये contraception के. They can be reused and they can be self-inserted, so that they maintain the privacy of the individuals who are using them. Then comes the intrauterine devices or IUDs. They are inserted by trained doctors or nurses in the uterus through the vagina. So through the vagina they are inserted inside the uterus of a female. They are used only by female. Only females can use these. Okay, so there are non-medical IUDs like lips loop, copper releasing IUDs, CUT, CU7, multi-load 375 and hormone releasing IUDs LNG20 or Progestasert. Okay, so these are the different types of IUDs available. So these increase phagocytosis of the sperms. कॉपर आयंस जो होती हैं, अगर ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज यूज़ करते हैं तो उनमें से कॉपर आयंस जो होते हैं दे डिक्रीज द मोबिलिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द स्पर्म. हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म्स. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं आयोडीज एंड दे आर वाइडली यूज्ड. Okay, so these are and also they are having long term of action. They can be used for around 2 to 3 years till you are ready for conception. Okay, so you can use IUDs till that time. Oral contraceptives के अंदर कौन आते हैं? They are basically hormone pills, hormonal pills होते हैं having progesterone या फिर progesterone estrogen का combination होता है इनके अंदर. Okay, they are also used by females only.
फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं इन्हें. एंड दे आर टेकन फ्रॉम द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टिल 21 days एंड ओनली 7 days गैप होता है इनके बीच में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही होती है तो उस टाइम पर आप इस चीज़ को लेना बंद कर सकते हैं. बाकी स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन टिल 21 days यू हैव टू कीप टेकिंग देम एवरी डे. These pills prevent ovulation and implantation. ये इसलिए ली जाती हैं डेली because they prevent ovulation and implantation and change the quality of mucus in the cervix which retards the entry of the sperms. जो cervix के अंदर mucus है उसकी क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, बहुत थिक बना देते हैं और अनसूटेबल फॉर स्पर्म्स बना देते हैं जिससे कि स्पर्म्स की एंट्री ना हो पाए. सो सहेली इज़ द वेरी मच favorable oral contraceptive which is not steroidal contraceptive and has very few side effects and very high contraceptive value. So it is once in a week kind of pill. ठीक है, so it is taken once in a week. Now इंजेक्शन और इम्प्लांट्स की बात करें so इसमें भी हार्मोन इम्प्लांट्स होते हैं, हार्मोन इंजेक्शंस होते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है और ये इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस अंडर द स्किन लिए जाते हैं. Mode of action is just like the oral contraceptives. They avoid or prevent implantation and ovulation. Longer effective periods होते हैं इन implants के और injections के. उसके बाद emergency contraceptives की बात करें तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस लिए जाते हैं, IUDs लिए जाते हैं which can avoid pregnancy if administered within 72 hours of coitus. जैसे कि in case of rape और unprotected sex और in case of unwanted pregnancy you can take emergency contraceptives within 72 hours of the coitus or intercourse. Okay, so within 72 hours if these contraceptives are being taken then they would prevent pregnancy. Okay, but sometimes that they can also fail, so they are not sure, so it's better to take prevention before doing such an act. Now there are surgical methods which are like terminal methods. Okay, they are irreversible, they can't be reversed back to the normal. Once done, they are done, they can't be reversed back. So they block gamete transfer, thus prevent conception. So vasectomy in case of males and tubectomy in case of females. So what happens in vasectomy, you cut the doctors, trained doctors cut or ligate vast deferens via small incision or cut made in the scrotum. So एक पार्ट कट कर दिया जाता है वास्ट डिफरेंस का और उसको टाई कर दिया जाता है. ठीक है, सो टाई करने के बाद और ये कैसे किया जाता है, बाय मेकिंग अ कट इन द स्क्रोटम. इसी तरह से ट्यूबेक्टोमी होता है जिसमें कट लाइगेट किया जाता है फेलोपियन ट्यूब को वाया स्मॉल इंसिशन मेड इन द एब्डोमेन या फिर वाया वजाइना, कैसे भी किया जा सकता है. So this is the very effective contraceptive method, most effective I can say, but it has a very poor reversible rate. ठीक है, this can't be reversed, once done it's done, it can't be reversed again. अब ये सारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में हमने बात कर ली है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन. सो दिस इज इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म. ठीक है, इंटेंशनल हो सकता है, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है. ठीक है, बिफोर द फुल टर्म. सो इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं बट मोस्टली पीपल डू दिस आफ्टर नोइंग द सेक्स ऑफ द बेबी. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द फीमेल बर्थ, female child from being born, this thing is being done. Okay, so NTP बहुत सारी countries में legalized नहीं है but in India it was legalized in 1971 with some strict conditions to avoid the misuse. ठीक है, so 1971 में इसको legalize कर दिया गया था. और कब तक किया जा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज फेवरेबल एंड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, इस दौरान आप अगर इसको करते हैं सो इट वुड बी सेफ, अदरवाइज इट वोंट बी सेफ फॉर द मदर. ओके, एमटीपी क्यों किया जाता है? सो सबसे पहली बात, वाई टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड कोइटस, रेप, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. You are not planning to have a baby and if in case you have it and you are not prepared for it, maybe sometimes due to rape
the female is below age. Okay, so its body cannot support the pregnancy, so that is why this is being done. And sometimes the pregnancy is harmful for both mother and fetus, that is why it has to be terminated. Or sometimes the baby or the fetus is deformed, it is not formed normally. Okay, it maybe have some deformations, so that time the pregnancy is aborted or the induced abortion is being done. सो इंड्यूस अबॉर्शन में बेसिकली एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारी कंट्री में, वो होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड. तो फीमेल इन्फेंटिसाइड पता कैसे चलता है कि फीमेल है? सो दैट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ अमीनोसेंटेसिस. सो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक होता है ये बेसिकली डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी. ठीक है, बेबी के बॉर्न होने से पहले पेरेंट्स वांट टू नो इफ़ देयर आर सम डिफेक्ट्स आर इफ़ देयर आर ओके, कि बेबी में कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है या कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है. वो पता करने के लिए अमीनोसेंटेसिस होता है, जिसमें पहले सोनोग्राफी की जाती है. सोनोग्राफी करने के बाद पता लगाया जाता है व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द फीटस, एंड देन विद अ वेरी thin needle amniotic fluid is being collected. This amniotic fluid around 15 ml okay of amniotic fluid is being collected, 10 to 15 ml. उसके बाद इस amniotic fluid से cells को in vivo कल्चर किया जाता है फीटल सेल्स का. उसके बाद इन फीटल सेल्स की आप क्या करते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं. ठीक है, इन विट्रो कल्चरिंग होगी, सॉरी दिस वुड बी इनसाइड द लैब. ओके, सो इसमें क्या होगा कि कैरियोटाइपिंग की जाएगी आपकी, और दिस वुड बी इन वीवो. ओके, आई जस्ट चेक इट बैक, इन विट्रो तो नहीं होगी, इनसाइड द बॉडी. सो उसके बाद आप फीटल सेल्स को क्या करेंगे, कैरियोटाइप करेंगे. एक चार्ट बनता है जिसमें आपके 23 क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है. ठीक है, और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को इस तरह से यहाँ पे जैसे पेयर्स हैं, ये आपके सारे के सारे 23 के 23 यहाँ पे लाइन वाइज होंगे, और आप उससे पता लगाएंगे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, किसी भी क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. So that is how you make a karyotyping chart and know if there is something that is being that is wrong in the fetus. So अगर कुछ गलत होता है तो आप fetus को abort करा सकते हैं. So that is why medical termination of pregnancy is being done. Okay. So उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो after that comes the application. तो एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजेनिटल या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, जैसे कि ट्राइमोसोमी से डाउन सिंड्रोम हो जाता है. ठीक है, दैट यू वुड बी लर्निंग इन द चैप्टर 5th विच इज़ द जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में. आपको काफ़ी सारे कंजेनिटल डिसीजेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा. और उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ सबसे ज़्यादा एमिनोसेंटेसिस का यूज़ जो होता है इस वक्त इंडिया में स्पेशली, इट इज़ बीइंग डन फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी. आफ्टर दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया. कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं जिनके लिए इस एमिनोसेंटेसिस को यूज़ किया जाता है. सो दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ अमीनोसेंटेसिस. नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में हम बात करेंगे. अभी तक हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ लिया है, और हमने पढ़ लिया है कि अमीनोसेंटेसिस क्या होता है. हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन से यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़े हैं हमने. उसके बाद अब हम आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को वेनरल डिसीजेस या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है. इनमें कौन कौन आता है, गोनोरिया आता है, सिफिलिस आता है, जेनाइटल हर्ब्स आता है, जेनाइटल वॉर्ट्स, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV लीडिंग टू एड्स. ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक डिसीज़ को अलग अलग आपके साथ डिस्कस करूं, सो प्लीज़ लेट मी नो. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस ऑल द डिसीजेस इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देम. सो अभी इस वक्त आपकी बुक में जितना दिया गया है तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही बात करूँगी. ठीक है, सो मूविंग ऑन. इसमें जो हेपेटाइटिस बी और एड्स होते हैं, सो उनके अंदर क्या होता है कि दे कैन बी ट्रांसमिटेड. ठीक है, अगर शेयर की जाती हैं इन्फेक्टेड नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को
शेयर किया जाता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर भी ये डिसीजेस जा सकते हैं। कौन कौन? हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। उसके बाद जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस HIV एंड हेपेटाइटिस बी जो होते हैं दे कांट बी ट्रीटेड कम्प्लीटली। उसके अलावा जो भी STDs हमने यहाँ पे बात की है जिनके बारे में, सारे के सारे ट्रीट किए जा सकते हैं अगर प्रॉपर टाइम में इनका डायग्नोसिस हो जाए और प्रॉपर टाइम में इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिसीजेस क्या किए जा सकते हैं? ट्रीट किए जा सकते हैं। अब अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के अर्ली सिम्टम्स में आते हैं इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग, स्लाइट पेन, नम्बनेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है? देयर इज अ डिस्कम्फर्ट इन द यूरिनेशन और द means when the body waste is being removed out of the body through the anus or through the penis or through the whatever process that is happening, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम होती है, so that is those are the early symptoms. You should consult a doctor if you are having any of them. उसके बाद इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होती हैं दे टेक टाइम टू शो द सिम्टम्स एंड दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर ये चीज़ें टाइम टू टाइम नहीं डिटेक्ट होती हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या होगा कि दैट माइट कॉज स्टेरिलिटी। ओके, इसकी वजह से स्टेरिलिटी हो सकती है, आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव करना पड़ सकता है। ठीक है, सो देयर आर वेरी मीन्स you have to be very careful if you are having any of these things happening in your body. You should consult a proper trained doctor as soon as possible. Okay, moving on to the next thing that we are talking about the prevention. तो मैंने आपसे पहले बात की थी कि 15 to 24 years of age के जो भी people हैं they are found to be highly vulnerable to STDs. ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन एज ग्रुप में पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद तो आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? सो यू कैन डू दिस प्रिवेंशन बाय अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। Okay, so if you are having sex with unknown people or multiple partners, you won't know if any one of them is carrying an STD and that could be transferred to you. Okay, and if you are having such relationships, then you should make sure that you use protection like condoms, which are physical barriers and would avoid the transfer of such STDs or such infective causative agents to you. ठीक है, सो यूज प्रोटेक्शन ऑलवेज. ओके, इन केस ऑफ डाउट visit a qualified doctor. A qualified doctor only can help you and proper detection at a proper time can only help you in this case. Okay, so infertility के बारे में अगर हम बात करें तो infertility can be caused due to various factors. तो उसमें कंजेनिटल आ जाता है जिसमें क्रोमोसोम डिफेक्ट्स की वजह से हो सकता है, फिजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं काफ़ी सारे, ड्रग्स का यूज़ आ सकता है, डिसीजेज आ सकते हैं, देयर आर मैनी डिसीजेज, एंड उसके बाद आता है आपका इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. सो दिस स्टेरिलिटी कैन बी सॉर्टेड बाय सेवरल टेक्निक्स, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी आता है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट आता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र आता है, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र आता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस आते हैं और असिस्टेड इंसेमिनेशन आते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट देम ऑल सेपरेटली. टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करते हैं. इट इन्वॉल्व्स इंट्रा दिस IVF टेक्नोलॉजी, ओके, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. सो इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि आपकी लैब में होती है. ठीक है, उसके बाद आपका जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र होता है. तो जाइगोट अगर 8 ब्लास्टोमियर्स का है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र तब होगा जब ब्लास्टोमियर मोर देन 8 से ज़्यादा का होता है. 32 का मान लीजिए आप, 32 ब्लास्टोमियर्स का अगर जाइगोट होता है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है. तो IVF के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को या तो आप फेलोपियन ट्यूब के अंदर कर देंगे या यूट्रस के अंदर कर देंगे. तो ये 2 तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है. उसके बाद आता है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र. तो गैमीट को
transfer of ovum collected from a donor to another female. Sometimes what happens, a female is unable to produce ovum, या फिर उसका ओवम जो होता है इट इज़ नॉट दैट मच वाइएबल. सो क्या होगा, एक आप हेल्दी डोनर से ओवम को कलेक्ट करेंगे एंड यू विल ट्रांसफर इट टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ सम पर्सन हु इज़ इन नीड, ओके, हु वांट्स टू कंसीव एंड हु वांट्स टू यूज़ दैट ओवम. सो आप क्या करेंगे, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र कर देंगे, गैमीट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और ऑर्गेनिज्म की. उसके बाद आता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. सो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम. आप क्या करेंगे, इंसेमिनेशन नहीं कराएंगे, इंजेक्शन के थ्रू आप स्पर्म को ट्रांसफर करा देंगे. ठीक है, आप इंजेक्ट कर देंगे स्पर्म को ओवम में. ठीक है, सो दैट वुड रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी कुछ इस तरह से होगा, सीमन कलेक्ट होगा फ्रॉम द हस्बैंड या फिर हेल्दी डोनर और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा वजाइना में या यूटरस में. यूटरस में होगा तो उसको इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन बोलेंगे. तो ये क्यों होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों कराना है, क्योंकि जो मेल है वो तो थाउजेंड्स में स्पर्म्स करता है, प्रोड्यूस करता है हर इजैकुलेशन में, बट सम मेल्स हैव स्पर्म्स विच आर नॉट मोटाइल और विच आर नॉट हेल्दी, सो दे आर अनेबल टू इनिशिएट फर्टिलाइजेशन और दे आर अनेबल टू रीच द फेलोपियन ट्यूब. क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी इस्टमिक जंक्शन में होता है. ठीक है, तो वहाँ तक स्पर्म्स को पहुँचना पड़ेगा, जो कि स्पर्म्स नहीं पहुँच पाते बिकॉज दे आर नॉट हेल्दी इनफ. तो इसलिए क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, या तो स्पर्म्स को कलेक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम द मेल हु इज़ नॉट हैविंग हेल्दी स्पर्म्स, बट उसके स्पर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं. बट अगर उसके स्पर्म्स की जो मोर्टेलिटी है वो ही बहुत कम है, वो बहुत जल्दी डाई ऑफ कर जाते हैं, तो आप एक हेल्दी डोनर से स्पर्म्स को ऑब्टेन कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकते हैं ईदर इन द वजाइना और इन द यूटरस. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर. ये चैप्टर मैंने आपका पूरा ख़त्म कर दिया है. यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, अमीनोसेंटेसिस जिसके बारे में हमने पढ़ा था, सो दैट इज़ डन इन विट्रो इनसाइड द लैब. मैं कंफ्यूज थी वहाँ पर. सो वो इन विट्रो होगी इनसाइड द लैब, आपके जो अम्नियोटिक फ्लूइड से फीटर की सेल्स हैं उनको कल्चर किया जाएगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 4th which is reproductive health completely. अगर आपको कोई भी query है, you can ask me in the comment box or you can connect me on Facebook. In the next video I would be bringing the NCERT questions of this chapter. So stay tuned to my channel. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please go and subscribe to my channel and share this video with your friends who are in your same class, जो कि 12th क्लास में हैं और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. So this video would be of use to them, that this video would be of some help to them. So do share this video with your friends and press the bell icon so that you can get everyday updates on my channel related to your 12th class biology syllabus and the videos related to your 12th class biology. So subscribe, share and stay tuned to my channel, and thank you very much for watching my video.